दोस्तों, हम लोग इससे पहले 6 सेट को हमने कंप्लीट किया था। ये हमारा आज 7वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग सिविल कोड मेंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 90 मार्क्स का जो है एग्जाम में पूछा जाता है। मेंस के एग्जाम में इंग्लिश से प्रश्न रहते हैं, हिंदी से रहता है, कंप्यूटर से रहता है, रीजनिंग से रहता है और जनरल नॉलेज से रहता है। और हूबहू ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सेक्शन ए हमारा है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या है, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा आपका। ठीक है, सेक्शन ए क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस जो एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट किस भाग में जूम बार दिखाई देता है। आप बताइए कि जूम बार कहाँ रहता है, टॉप में रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, बॉटम रहता है कि बॉटम राइट रहता है। तो आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल में जो बॉटम आपको राइट रहेगा वहीं पे आपको दिखाई देगा। कहाँ पे रहता है, बॉटम राइट में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है जूम बार रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रति यानी कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि ईमेल आईडी का एक भाग क्या होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, @ कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है @। ठीक है, क्या है, @ होता है। अगर हम बात करें कि एमएस एक्सेल में एक एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट है, तो जूम का बार तो बॉटम में राइट रहता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि नीचे राइट में रहेगा। ठीक है, वहां जो होता है ना, वो 10% से लेकर, ठीक है, 400% तक, कितना तक, 400% तक आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, 10% से लेकर 400% तक जूम करके बदला जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो इसके अनुसार ही लोकप्रिय कुछ है। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, सर्विस प्रोवाइडर है, जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, रेडिल्फ मेल हो गया, याहू मेल हो गया और जूम मेल हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को देख लेते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताइए, नया अगर डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम सभी जानते हैं कि अल्ट ओम नहीं, Ctrl+N से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड शॉर्टकट कुछ देख लेते हैं। जैसे Ctrl+A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल अगर W की बात करें तो Ctrl+W से क्या होता है, तो कट होता है। Ctrl+X से क्या होता है, तो कट होता है। और Ctrl+W से जो होता है ना, वो क्यूट होगा, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो हो जाएगा वो क्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यूट तो आपको समझ में आता ही होगा कि क्यूट डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो Ctrl+W दबाने पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट आप क्यूट हो जाइएगा। Ctrl+O से क्या होता है, तो ओपन प्रीवियस फाइल। ठीक है, अगर ओपन प्रीवियस फाइल हो जाएगा Ctrl+O से, ये ध्यान रखना है। Ctrl+X से होता है कट और Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा Ctrl+N से न्यू, Ctrl+W से क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट क्यूट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+O से होगा ओपन प्रीवियस फाइल, Ctrl+V से होता है पेस्ट और Ctrl+X से होता है कट। चलिए, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट फेज और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है। बताइए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट फेज और साइज प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि फॉर्मेट पेंटर, जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है एमएस वर्ड में अगर टेक्स्ट के बहुत से हिस्से को कट करना, ठीक है, या साइज से कोई दिक्कत है, तो उस सब में जो है फॉर्मेट पेंटर में आप जाकर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने का तरीका है कि सबसे पहले आप टेक्स्ट, पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसे फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। फिर होम टैब के क्लिप बोर्ड ग्रुप पर जाना है, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना। ठीक है, ऐसे हम करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है हमारा URL। ठीक है, URL का फुल फॉर्म तो याद रखना है, क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है कि यूनिवर्सल होता है, तो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, और यूआरएल का निर्माण किसने किया था, टी बर्नर्स ली ने किया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन कि जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है और टेक्स्ट करता है उसे हम कहते हैं प्रोग्रामर। क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। अब जो प्रोग्राम लिखेगा उसी को तो प्रोग्रामर कहा जाएगा, उसे कंप्यूटर साइंस तो कहेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहेंगे नहीं, प्रोजेक्ट डेवलपर कहेंगे नहीं, उसे क्या कहेंगे, तो प्रोग्रामर कहेंगे। और प्रोग्रामर का कार्य क्या है, तो सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम तैयार करना, जांच करना, बग्स की पहचान करना, सुधार करना। ठीक है, ये सब प्रोग्रामर का कार्य। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिलीट ईमेल कहते हैं, बॉट ईमेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हमें त्रुटि यहाँ बुझा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्पैम को क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है कि स्पैम को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लिखा हुआ क्वेश्चन में क्या है कि स्पैम को हम क्या कहते हैं, स्पैम। तो यहाँ पे देखिए कि किसको कहा जा रहा है, स्पैम। ठीक है, तो स्पैम को क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जो स्पैम होता है वो अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होता है। क्या होता है, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होता है। स्पैम जो होता है वो क्या होता है, अनसॉलिसिटेटेड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पैम जो होता है वो क्या होता है, तो स्पैम जो होता है, स्पैम जो होता है वो क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है कि वो अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होता है, अनसॉलिसिटेटेड ईमेल होता है। ठीक है, और अनचाही अवांछित ईमेल को ही हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि एक्सेल की अगर हम बात करें तो एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ, अगर हम बात करें राइट और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में। ठीक है, तो कंट्रोल+R का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, कंट्रोल+R का। एक्सेल में दाईं और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल के भरने के लिए कंट्रोल+राइट, ठीक है, R फॉर राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार आपसे कुछ एक्सेल से संबंधित पूछ सकता है, कंट्रोल+N से क्या होता है, नया बुकमार्क खुलता है। ठीक है, कंट्रोल+O से क्या होता है, तो कंट्रोल+O से पहले से बनाए गए वर्कबुक को खुला जाता है। ठीक है, कंट्रोल+W से क्या होता है, वर्तमान विंडो को बंद किया जाता है, हमने देखा था। और कंट्रोल+D से क्या होता है, तो वर्तमान सेल के नीचे सेल में वही डाटा डालना हो तो कंट्रोल+D का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल+G जो होता है, किसी अगर विशेष सेल में जाना है तो कंट्रोल+G का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि रिसाइकल बिन को कैसे खाली करते हैं। अब देखिए, रिसाइकल अगर बिन आपको खाली करना है तो हम सभी जानते हैं कि एम्पैथी कमांड से आपको खाली कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिसाइकल बिन क्या होता है, जो भी आप डिलीट फाइल करते हैं वो परमानेंट डिलीट ना होकर रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर परमानेंट डिलीट करना है तो Shift+Delete दबाइएगा तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1 गीगाबाइट में कितना बाइट होता है, गीगा यानी 1 GB में कितना बाइट होता है। ठीक है, तो 1 GB में सबसे पहले याद रखना है कि 1 GB में 10⁻24 MB होता है। ठीक है, फिर 1 MB में 10⁻24 KB होता है, फिर 1 KB में 10⁻24 बाइट होता है। तो अगर हम बात करें तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि MS वर्ड को अगर रन करना है, MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। ठीक है, तो देखिए
एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए जो हम टाइप करते हैं वो है विन वर्ड। क्या है हमारा? विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड कोड हम टाइप करते हैं। अगर एमएस वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाना है तो आपको कौन सा दबाना है? तो विन वर्ड दबाना है, विन वर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है, विन वर्ड आपको की दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है कि CAI का पूर्ण रूप क्या होता है? CAI क्या जानते क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है, यानी पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है। उसी प्रकार आपसे CAD का फुल फॉर्म पूछ देगा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, CAD का कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM का पूछेगा तो कंप्यूटर एडेड मेनू, तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। CAD का भी एग्जाम में पूछ सकता है, CAD। ठीक है, और CAM का भी पूछ देगा। ठीक है, CAM का भी पूछ सकता है। तो ये दोनों को आपको क्या रखना है? मालूम रखना है मेरे भाई। CAD हो गया या CAM हो गया, इन दोनों को ये ध्यान रखना है, CAD और CAM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की अगर बात करें तो जो सभी एंट्री एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को किसमें खोजते हैं हम? ठीक है, तो सर्च इंजन में खोजेंगे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एंट्री और कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है सर्च इंजन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो हम सभी जानते हैं कि जो वर्तमान कंप्यूटर है वो किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित। ठीक है, तो किस पे आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का अगर हम बात करें जो पहला दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? तो 1 जनवरी को हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? तो आपसे अगर पूछ दे तो याद रखना कि 1582 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कब का है भाई? तो 1582 का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पहला दिन तो 1 जनवरी हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, तो वर्तमान कंप्यूटर में किस पे आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट याद रख लेना है कि स्टार्ट जब ये कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1582 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि प्राइमरी मेमोरी किस में जमा होता है? अब बताइए यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो जमा कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होता है? प्राइमरी मेमोरी कहाँ जमा होता है? केवल डाटा में जमा होता है कि केवल प्रोग्राम में जमा होता है कि केवल परिणाम में जमा होता है कि उपयुक्त सभी में जमा होता है? तो प्राइमरी मेमोरी डाटा में, प्रोग्राम में और परिणाम रिजल्ट यानी तीनों जगह जमा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अब यहां से हमारा मैथ क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या है? मैथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। और मैथ क्या है? ठीक है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये कैसा जो है प्रश्न दिख ही नहीं रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है कि यदि 9 के पावर 3, क्या क्वेश्चन कि 9 के पावर 9 के पावर n है, 9 के पावर क्या है? n है, और 5 के पावर 3 के पावर 5 है, और 27 के पावर 3 है, और 3 गुने 81 के पावर 4 है, तो बराबर 27 है। तो n का मान निकालना है। तो बड़ी आसानी से इसका n का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ करना की आवश्यकता उतना है नहीं कि आप नहीं निकाल पाए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको सॉल्व करना चाहें तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबको क्या कीजिए कि सबको 3 के पावर में आप चेंज कर देना है। जैसे अगर हम बात करें 9 है ना, तो 9 को हम क्या लिखते हैं? 3 के पावर 2 लिखेंगे। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। फिर गुने, अब यहाँ 3 के पावर 5 है तो 3 के पावर 5 ही रहने दीजिए। ठीक है, और गुने यहाँ पे देखिए 27 को 3 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3, तो 3 3 9 9 27 हो जाएगा। तो ये 3 3 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
क्योंकि 27 को अगर हम लिखना चाहें, तीन के पावर 5 और 3 के पावर 9, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर ही कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखिए, इसको हमने किया, किसको किया आप समझ सकते हैं। 3 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, जैसे यार 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक है, और इसके पावर भी 3 है, तो ये क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 3 3 9 यानी 3 के पावर 9 हो जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको 9 और 5 के 8 लिख देंगे, डायरेक्ट हम 14 लिख सकते हैं, गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 के पावर यहाँ डायरेक्ट हो गया 14, ठीक है, बराबर। ऊपर वाला का हमने देख लिया, ऊपर वाला को हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट किया, ये ऊपर जो हमारा है इसको हम कंप्लीट कर लिया, बराबर हम कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि तिरछा और तिरछी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 27 में से गुना हो जाएगा, तो इतना हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, माफ कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 3 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 के पावर 3 और गुने, यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिख देते हैं और गुने। 81 को हम क्या लिखेंगे, तो 81 को हम जानते हैं कि 3 के पावर 4 होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 4 तो चचौ के 16, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ समझिए 3 के पावर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, इसके पावर 1 है, तो 16 1 17 17 3 20, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 के पावर 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो गुना है, ये भागा हमारा है, तो 14 है और ये 20 है, तो बच गया कितना, 6 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 के पावर ये 2n है, 3 के पावर 6 है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि n का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से बन गया, n का मान 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में बनाते हैं। तो हमने इसके बारे में बताया था कि कैसे बनाना है, M1 T1 D1 W, ठीक है, W2, फिर M2 D2 T1 और W1, ठीक है। तो देखिए 16 मजदूर है, ठीक है, तो लिखेंगे 16 मजदूर 8 घंटे काम कर रहा है और बना रहा है 32 दिन में, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि वही जो है 24 मजदूर 12 घंटे में बना रहा है, कितने दिन में बनाएगा, तो कितने दिन में, तो कितने दिन हम लिख देते हैं टी, ठीक है। तो अब बताओ इसमें करने की जरूरत है, यहाँ इसको काट सकते हैं, देखिए 8 चौके 32, हम इसको 8 बार में काट देते हैं, 4 8 चौके 32, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 8 तरीके 24 हो गया, ये हो गया, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इधर अब जो कटने वाला है नहीं, तो 16 8 कितना होता है 128, और इधर होगा 3 तिया 9, यानी टी का मान कितना आ गया 128/9, तो 128/9 देख लेते हैं, 128/9 सॉरी 128/9 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य जो है 33,600 रुपया, एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है 33,600 रुपया। यदि विक्रेता को अक्सर उस पे 16% की छूट देता है, कितना का दे रहा है 16% की छूट दे रहा है, तो यानी अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य कितना है 33,600 रुपया, ठीक है, और इसी पे छूट कितना दे रहा है 16%, तो 16% आपको पता है ना 16% कितना कहा जाता है, ठीक है। तो 100 में से 16% घटेगा तो कितना का छूट बचा, तो यानी 84%, 16% तो 100 में 16% छूट दे दिया तो बचा 84% ही ना, तो इसका जो है 84% कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 336 और गुने 84 हम कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो देखिए 6 चौके 24, इकाई अंक 4 है, तो पहले तो ये हमारा ऑप्शन कहानी खत्म होता है, ठीक है। तो आप देख लेना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा, ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 28,204 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा, क्या है, एक व्यक्ति जो है 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा सिल्क कपड़ा 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तथा
40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ी सूती 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है, तो दोनों कपड़ों का मूल्य का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है क्या कि 50 मीटर लंबा कपड़ा है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, और क्षेत्रफल में कितना है 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 250 हम 100 से गुना कर दें। फिर ये इसका अंतर, ठीक है, और फिर किसका अंतर, तो 40 रुपये के हिसाब से 2 मीटर कपड़ा और 200, और इन दोनों का हम अंतर निकाल देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 पचे कितना होता है 125, यहाँ अगर हम बात करें तो 125 पे कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 पे कितना हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 16,000 में से 12,000 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो हम सभी जानते हैं कि 3500 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3500 माइनस, यानी अंतर कितना है माइनस 3500, यानी 3500 का अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक विद्यार्थी, ठीक है, क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले। कितना अंक मिले, तो एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक विद्यार्थी को 20% अंक मिलता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। कितने से, तो मान लेते हैं कि 100 नंबर का परीक्षा है। कितना का परीक्षा है भाई, तो 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है। यहाँ पे समझिएगा 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है, तो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले, तो 100 का 20% मिलेगा यानी 20 नंबर मिलेगा, तो फेल कितना से हो रहा है 30 नंबर से फेल हो रहा है, यानी इसे 30 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 100 में अगर वो 50 नंबर लाता है तो वो पास हो जाता। किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले और न्यूनतम वो 3 अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पे समझना है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे जो है परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 30 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया। ठीक है, प्लस, और बोला किंतु दूसरा विद्यार्थी उसे 32% अंक मिले और न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। कितना अधिक प्राप्त किया, 42 अंक अधिक प्राप्त किया। कितना, 42 अंक अधिक प्राप्त किया। बराबर इसको हम क्या कर देंगे, 32% उसका है और में से घटा देंगे 20%, यही इसी का अंतर के बराबर तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 40 42 37 कितना होता है 72 हो जाता है। कितना होता है 72, इसको हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12% बराबर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 12% जो है 72 अंक के बराबर है। ठीक है, 12% जो है कितने के बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 12 छक 72, यानी 1% बराबर जो हो जाएगा 6 अंक हो जाएगा। तो बोल रहा है कितना कि 30 अंक से फेल हो जाता है। तो बोला कि उत्तीर्ण होने के प्रतिशत अंक कितना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए जो प्रतिशत अंक है कितना, वो 30 है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत अंक है, तो 30 है, तो ये 30 के बराबर है, यानी कितना गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है, तो इसका हम 5 गुना कर देंगे, ये 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5%। 5% इसका हो गया। अच्छा, 20% अंक मिला ना, यहाँ पे देखिए 20% यहाँ अंक मिला ना, तो इसको हम क्या करेंगे 20% यहाँ भी तो जोड़ना पड़ेगा, तब उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक चाहिए। ठीक है, 25% हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक, ए और बी एक ही समय पर दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दो अलग अलग स्थान से जो है एक दूसरे के विपरीत जो है चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनकी चालों का अनुपात दिया है, यानी A रेशियो B दिया हुआ है। चालों का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, और B की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो A और B कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, तो बोले ए और बी की चालों का अनुपात 5 और 7 है, और बी की चाल जो दिया हुआ है कितना है 84, यानी बी की चाल जो दिया हुआ है कितना है 84 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है।
तो ये कितना गुना है भाई, 12 गुना है, तो ये भी कितना होगा 12 गुना, इसको हम कर देते हैं। तो 12 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल जो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना टोटल दूरी दिया हुआ है, तो 240 जो है टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। और सापेक्ष चाल की अगर हम बात करें तो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सब तो 60 और कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो 240, ठीक है। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो 814 यानी 144 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिनट में बदल देते हैं भाई। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको काट देते हैं 20 से, और ये 12 बार में कट जाएगा, 20 और 12 बार, ठीक है। तो 12 बार है, और 12 दूनी 24 यानी 12 20, दोनों 12 का मल्टीपल है। तो यहाँ अगर हम काटे तो 5 के 20 है, और चरतियाई 12 यानी 5 बटा 3 चौके 12, माफ कीजिएगा 3 चौके 12। तो 5 बटा कितना हो गया 3 हो गया, और 5 बटा 3 को हम 60 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 बटा 3 को हम 60 से गुना कर देंगे। तो 20 या 60 यानी 20 बचे कितना होता है 100 मिनट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ए और बी का अनुपात जो है 5 और 7 दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 7 दिया हुआ है। उनकी बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है 2 का अनुपात। तो देखिए ए और बी का जो है आय का अनुपात, अगर हम आय की बात करें तो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है 5 और 7। बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो बचत का अनुपात की अगर हम बात करें तो 2 रेशियो जो है 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 रेशियो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः जो है खर्च कितना कर रहा है। तो खर्च की अगर हम बात करें तो खर्च कितना कर रहा है, अब देखिए महीना 5 है, बचा रहा है 2 रुपया, तो खर्च कितना कर रहा है 3 रुपया खर्च कर रहा है। कितना खर्च कर रहा है 3 रुपया खर्च कर रहा है, यहाँ पे समझना है। और बी जो है 7 रुपया उसको जो है आय है, और उसमें से 3 रुपया जो है बचा रहा है, तो 4 रुपया खर्च कर रहा है, उसमें से 4 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम अंतर देखें 5 और 7 का, तो अंतर कितना है तो 2 का अंतर। कितने का अंतर है 2 का अंतर। तो सबसे पहले तो हमें 1 यूनिट का मान ही निकालना पड़ेगा कि 1 यूनिट का जो है मान कितना है। तो यहाँ पे देखिए खर्च दिया हुआ है 35,400, 35,400, तो उसका हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और में से घटा देंगे तो उसका कितना है 48,600, और इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। अब देखिए 35,400 में हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है तो 1062 डबल जीरो, 3 चौके 12, 3 5 15 16, 3 3 1 10, ठीक है। और फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 डबल जीरो, 2 8 16, 2 चौके 8 है 9, 96 नहीं 97 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर जो है कितना है तो 9,000 आपको दिख रहा होगा अंतर, ठीक है। तो ये जो 9,000 है 1 यूनिट का मान है, तो 2 यूनिट का 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 9,000 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18,000 आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धातु की दिशा में 7.5 घंटे में जो है 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना की दूरी तय कर रहा है तो 150 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रहा है 7.5 घंटा में। ये तो राजू जो है धारा की दिशा में कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है धातु नहीं है, क्या है राजू जो है धारा की दिशा में, ठीक है। यहाँ पे है माफ कीजिएगा राजू है, ठीक है। कौन है राजू है, राजू है जो धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितना
कितनी चाल से नाव चलानी पड़ेगी, कितनी चाल से उसे नाव चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो वापस आने के लिए, वापस आने में चाल बोल रहा है ना, तो टोटल कितना दूरी है, तो 150 किलोमीटर दूरी। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना लग रहा है, 7.5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप निकाल दीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है नाव की चाल। ठीक है, तो नाव की चाल, वापस आने की चाल 20 और नाव की चाल, तो यानी 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, कितना होगा, 5 किलोमीटर। धारा की चाल भी तो 5 है, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, सी डी का अनुपात दिया हुआ है, तो बी और डी का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा हम करते हैं, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ए बी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना है, 1.5:2 है। और सी और डी का अनुपात कितना है, तो सी और यार ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ठीक है, एक है नहीं यार, बहुत सारा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो ए बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है इतना। बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, और सी और डी का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो सी और डी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, तो इसका जो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी और सी डी। तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 3×3 = 9 दूनी कितना, 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 ए का। ठीक, बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तीनों में गुना करेंगे, फिर दूसरा के बाद तीनों में गुना करेंगे, फिर हमारा कितना बच गया, तो देखिए फिर उसके बाद निकालना है उसका, तो यही गुना करेंगे, 5 चौके 20 और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30, फिर 5 के 20 दूनी 40, सी का भी तीनों गुना करेंगे। ठीक है, और डी अब हमें निकालना है, तो 5 के 20 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा ए बी और सी डी का रेशियो निकल कर आ गया। तो पूछ रहा है किसका, बी और डी का, बी और डी, बी इसमें 30 है और डी कितना है, 60 है। तो बी और डी का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बी और डी का अगर हम निकालते हैं तो ये कितना से कट जाएगा भाई, 30 दूनी 60, यानी 1:2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1:2। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अनुपात जो है 3 और 4 दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। दो संख्या का अनुपात 3 कितना, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 480 है। तो HCF निकालना है। तो HCF बराबर कुछ नहीं करना, HCF बराबर क्या करना है, LCM बटा LCM 480। ठीक है, बटा इन दोनों संख्या का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से इसको काट दीजिए तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहां से जो हमारा रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि PQRSTU में सभी की लंबाई अलग अलग, सबकी लंबाई क्या अलग अलग है। P अकेला दो दोस्त से लंबा है, P जो है दो दोस्तों से लंबा है। अगर मान लेते हैं कि कोई P है, ठीक है, और वो जो है दो दोस्तों से लंबा है, तो मान लेते हैं कि P जो है दो दोस्तों से लंबा है, यानी P सबसे ऊपर हम बना लेते हैं, दो दोस्त से ये लंबा है। अब बोल रहा है S केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, S जो है केवल अन्य 3 दोस्तों से लंबा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि S कहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि S कहीं होगा, तो हम S यहाँ मान लेते हैं, और वो जो है 3 दोस्तों से लंबा है। ठीक है, 3 दोस्तों से लंबा है। बोला है कि R जो है P से लंबा है, R जो है P से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, यानी R के ऊपर जो है P से लंबा है लेकिन Q से छोटा है। R जो है P से लंबा, यहां पे समझना है, R जो है P से लंबा, तो हम चलिए देख लेते हैं। R जो है P से लंबा है लेकिन जो है Q से छोटा है।
आर जो है पी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, पी केवल दो दोस्तों से लंबा है। अच्छा चलिए माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, इसको हम देख ही लेते हैं। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें 6 दोस्त है, कितना दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 दोस्त है। अब 6 दोस्त में बोल रहा है कि पी जो है केवल 2 दोस्तों से लंबा है, तो केवल नीचे से लंबा होगा, यानी पी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समझना है। अब आगे बोल रहा है कि एस केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तब एस के बारे में छोड़िए। आर जो है पी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, आर जो है पी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, यानी आर के ऊपर कौन होगा, पी के ऊपर आर होगा, और आर के ऊपर भी कौन होगा, क्यू होगा, तब तो आर जो है पी से लंबा है और क्यू से छोटा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यू जो है क्यू से लंबा है और यू जो है क्यू से लंबा है। चलिए ये भी हम देख लेते हैं, यू जो है क्यू से लंबा है, ये भी लिख दिया गया है। तो बोल रहा है कि सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो एक हमारा और बच गया है। यहाँ बोल रहा है कि एस केवल जो है ना 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, एस केवल जो है 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, एस है जो केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है। यानी आर के बीच में जो होगा वो कौन होगा, एस होगा, आर के बीच में कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें लग रहा है कि मिस्टेक हमने कहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि पी केवल जो है 1 दोस्त से लंबा है, कितना है, 1 दोस्त से लंबा है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कितना, 2 दोस्त से लंबा, इसलिए तो इतना माथा पीछे हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 ही केवल, तो P जब 1 केवल दोस्त से लंबा है तो यहाँ पे P हो जाएगा 1 केवल दोस्त से लंबा, तो फिर से हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, क्लीन तो करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे जो है 2 नहीं है, यहाँ पे केवल 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बोला है कि P केवल 1 दोस्त से लंबा है, तो 6 दोस्त है ना, तो चलिए 6 दोस्त है तो बना ही देते हैं, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 4 5 और 6 दोस्त। अब बोल रहा है इसमें कि P केवल 1 दोस्त से लंबा है, यानी P जो है केवल 1 दोस्त से लंबा है, नीचे 1 को छोड़कर। और बोल रहा है कि एस केवल जो है 3 अन्य दोस्त से लंबा है, एस जो है 3 अन्य दोस्त से लंबा है, एस केवल जो है 3 है, तो 1 2 3 से लंबा है कौन, यानी एस यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, केवल लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि आर जो है पी से लंबा है, आर जो है पी से लंबा है लेकिन क्यू से छोटा है, यानी आर जो है पी से लंबा है, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू से छोटा है यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और क्यू से लंबा कौन है, यू है, तो एक और हमारा बच गया है टी। तो ठीक है, तो टी आंसर हो जाएगा, इसका सबसे छोटा पूछ रहा था, झुट्टो मुट्टो माथा पेची इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, भीम जो है अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, डायरेक्शन में हमने बताया था। ठीक है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है हमारा, ये साउथ होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब बोला कि भीम नाम का एक लड़का है, भीम भीम भीम। ठीक है, भीम जो है वो अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी पश्चिम किधर होगा हम सभी जाना है, तो मान लेते हैं कि इसका घर यहाँ पे, ठीक है, इसका जो घर है यहाँ पे है, तो ये पश्चिम की ओर इधर होगा, इधर चलेगा पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। अब बोला कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वहां बाएं मुड़ेगा तो नीचे चलेगा, ठीक है, और 50 मीटर चलता है। ठीक है, और बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, तो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, तो 30 मीटर चलता है, तो 30 मीटर चला रही है इसको, 30 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है, यानी इसका यहाँ पे क्या है, स्कूल है वो। ठीक है, उसका स्कूल उसके घर के किस दिशा में, तो यहाँ पे घर है, यहाँ पे बताइए किधर दिशा में है। ठीक है, अगर यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, पता होगा आपको, ये डायग्राम हमारा होता है। ठीक है, तो ये जो घर है इसके किस दिशा में आपको पता होगा, तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, साउथ होता है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अंग्रेजी वर्णमाला आएंगे। ठीक है, तो कन्फर्म को हम लिखते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर हम सदाएंगे तो सबसे पहले तो सी लिखेंगे, सबसे छोटा सी है, फिर उसके बाद एफ आता है, फिर उसके बाद आई आता है, आई आता है ना, फिर उसके बाद कौन आएगा, एम आएगा,
फिर उसके बाद एन आएगा, और फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार से बने नए शब्द में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने अंग्रेजी वर्णमाला आएंगे। बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आ गया। बाएं से चौथा अक्षर कौन हो गया, एम है, और दाएं से दूसरा अक्षर कौन है, ओ है। उनके बीच में कितने अंग्रेजी वर्णमाला आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, एम और एन, माफ कीजिएगा, एक ही आ रहा है ना। ठीक है, एम और एन मतलब एक ही आ रहा है। ठीक है, तो बाएं से चौथा और दाएं से दूसरा यानी ओ। ठीक है, तो मात्र एक ही आ रहा है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, माफ कीजिएगा मिस्टेक हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही आ रहा है एन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ पे देखिए, किसी कक्षा में सभी जो है 35 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े। सभी 35 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके, उत्तर पता है ना, डायरेक्शन में हमने बताया था कि ये उत्तर ऊपर हो गया, तो सबका मुंह ऊपर ऊपर की ओर। ठीक है, अब 35 छात्र जो है सबका मुंह ऊपर की ओर है, और राम जो है दाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है। राम जो है दाएं सिरे से कहाँ है, तो 17 स्थान पे खड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा अगर पंक्ति हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पंक्ति हो गया। ठीक है, तो राम जो है वो इधर से, ये हमारा राइट साइड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो राम जो है दाएं से कैवें स्थान पे है, तो 17वें पर है। कौन, राम है। ठीक है, राम जो है दाएं से 17वें स्थान पर है। और बोला कि जबकि राकेश बाएं से जो है 17वें स्थान पर, यानी बाएं से राकेश कैवें पे स्थान है, तो बाएं से राकेश जो है 17वें स्थान पर है। ठीक है, ये राकेश है। सोनू राम और राकेश के ठीक बीच में खड़ा है। सोनू जो है राम और राकेश के बीच में खड़ा है। सोनू जो है राम और राकेश के बीच में खड़ा है। सोनू जो है राम और राकेश के ठीक बीच में खड़ा है। तो सोनू बाएं सिरे से किस स्थान पर है, सोनू अगर बात करें तो बाएं सिरे से किस स्थान पर है, तो 17 एक 18 स्थान पर है। और क्या, ठीक है, टोटल 35 छात्र है, तो 17 दूनी 34 है, एक 35 होता है, तो 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। और क्या, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि संख्या दिया हुआ है और प्रत्येक विषम में एक घटा दिया जाए। प्रत्येक विषम में कितना घटा दिया जा रहा है, तो प्रत्येक विषम में जो है एक घटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 4 7 2 3 1 1, इसमें से सम और विषम आपको तो पहचाना आना चाहिए। बोल रहा है कि विषम में एक घटाना और सम में 2 जोड़ना है। विषम में एक घटाना और सम में 2 जोड़ना है। तो सम में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक में एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 866। ठीक है, कहीं भी गड़बड़ की क्या, 6 4 7 2 3 1 1, माफ कीजिएगा एक क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा छोड़िए, जो है वही देख लेते हैं। क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान और दाएं से दूसरे स्थानांक कौन होगा, वो का योगफल बताना है। तो देखिए, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा स्थान, तो बाएं से दूसरा स्थान कौन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाएं से दूसरा जो स्थान है वो 6 है। ठीक है, और बोल रहा है कि दाएं से दूसरा स्थान कितना है, 0 है। दाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे स्थान, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। एक परिवार में ए बी सी डी एफ और जी 7 सदस्य है। ए जो है सी का पिता है। ए जो है किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, बी ए की माता है, डी सी की पत्नी है, ई डी का पुत्र है, और एफ सी की पुत्री है, और जी ई का भाई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ए सी का पिता है। ठीक है, तो बना देते हैं, ए जो है वो सी का पिता है, यानी ए जो है वो किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, पिता है भाई, किसका पिता है ये, तो सी का पिता है, यानी हम सी इसको बना देते हैं। ए जो है सी का पिता है। आगे है
बोल रहा है कि बी जो है एक ही माता है, बी जो है एक ही माता है, यानी बी जो है, ठीक है, वो माता है, किसकी माता है, एक ही माता है। तो बी जो है एक ही माता है, यानी राउंड मतलब महिला है, ठीक है। डी जो है सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी का नाम क्या है, तो डी है, ये भी बोला है, यानी पत्नी इसको बना देते हैं, ठीक है। डी जो है सी की पत्नी है। ई जो है डी का पुत्र है, ई जो है डी का पुत्र है, एक ई है, ठीक है, जो किसका पुत्र है, तो डी का पुत्र है। ई जो है डी का क्या है, पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है। तो सी का भी पुत्र हुआ। और बोल रहा है आगे ई डी सी का पुत्र है, और बोला है कि एफ जो है सी की पुत्री है, एफ जो है वो सी की पुत्री है, एफ जो है सी की पुत्री है, यानी इसकी एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, एफ, ठीक है। ये पुत्री यानी ये डी की भी पुत्री हो गई, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि एफ सी की पुत्री जी ई का भाई है, और आगे कह रहा है क्या कि जी जो है ई का भाई है, जी जो है ई का भाई, यानी एक जी जो है ये भी क्या है, ये भाई है इसका, ये दोनों भाई है, यानी डी और ई सी का, जो डी और सी का अगर हम बात करें तो तीन है, दो बेटे और एक बेटी है, दो बेटे में जी ई है और एफ जो है क्या है, पुत्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एफ का ए से किस प्रकार संबंध है, एफ और ए, आप देखिए एफ का ए से क्या संबंध है, एफ सी तो क्या लग गया, सी तो बाप लग गया एफ का, और सी का बाप है ए, तो दादा का संबंध है, ठीक है, यानी पोती का संबंध है, दादा यानी पोती लग जाएगी। नेक्स्ट है कि जी का संबंध बी से किस प्रकार है, जी का संबंध बी से किस प्रकार है। अब देखिए यहाँ जी कहाँ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी यहाँ पे, ठीक है, और बी यहाँ पे, तो जी का बी से क्या संबंध, तो जी जो है वो किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र है तो सी का पुत्र ही हुआ, ठीक है। और सी का बाप का नाम है ए, ठीक है, और ए की पत्नी, ए की माँ है कौन, बी है, तो यानी पर पोता लग गया भाई, ठीक है, ये हो गया पर पोता आंसर। अब वो है ई का सी से क्या संबंध है, ई का संबंध जो है सी से क्या है, ठीक है, ई का संबंध जो है सी से क्या है, तो देखिए ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे, ई का संबंध सी से क्या है, ई जो है ई सी की क्या लगेगी, तो पुत्री लगेगी ना, ठीक है, यानी पिता लगेगा, ई जो है सी का क्या लगेगा, सी जो है ई का सी से क्या संबंध है, सी, ई का संबंध सी से क्या है, ई तो पुत्र लगेगा ना, पुत्र इसका आंसर हो जाए। ई कौन लगेगा सी के, ई सी के कौन लगी, पुत्र लगेगा, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग का देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस में ऐसे कितने जोड़े हैं, कितने जोड़े आपको पता है, अंग्रेजी वर्णमाला के इनके बीच में वही है तरीका, इसके बारे में हमने बता रखा है, ठीक है। परफॉर्मेंस में देखिए पी और आर के बीच में पी क्यू आर होता है, ठीक है, तो पी और आर के बीच में हो गया। फिर वहां से आप देखिए ओ और एम के बीच में देख लीजिए, ठीक है, एम एन ओ होता है ना, ठीक है। फिर ए और सी के बीच में देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीन, तो यहाँ पे हो गया तीन आंसर, और क्या, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में कौन कौन है भाई, तो मात्र एक ही आपको दिख रहा होगा ए और ई, ठीक है, ए और ई के बीच में तो मात्र एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, तो हो गया इसका आंसर एक। अब सेक्शन बी हमारा है, सेक्शन बी हमारा जो है इंग्लिश है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है सेक्शन बी हमारा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव विषय का। तो सबसे पहला हमारा है, पहला है कंप्रीहेंशन, ठीक है, तो कंप्रीहेंशन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेशनल मंडेला की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखिए नेशनल मंडेला अ टॉयरिंग फिगर, क्या है, अ टॉयरिंग फिगर ऑफ 20वीं सेंचुरी was a South African anti-apartheid revolutionary politician and philanthropist. He dedicated his life to fighting against apartheid, a brutal system of racial segregation and discrimination enforced in South Africa. Mandela spent over 27 years in prison for his activism but emerged as a symbol of hope and resilience. After his release, he played a pivotal role in the transition to a multiracial democracy, earning him the Nobel Prize in 1993. Mandela's legacy continues to inspire the fight for justice and equality worldwide.
तो चलिए इसका जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट सिस्टम डिड नेल्सन मंडेला फाइट अगेंस्ट, कौन से सिस्टम के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, फर्स्ट हमने देखा, सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ लॉन्ग वाज नेल्सन मंडेला जो है इम्प्रीजन, कितने साल रहे थे भाई, तो 27 साल रहे थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रीजन फॉर ओवर 27 ईयर रहे थे बेचारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट अवार्ड डिड नेल्सन मंडेला रिसीव फॉर हिज वर्क, उनके काम के लिए जो नेल्सन मंडेला को कौन सा अवार्ड दिया गया और कब दिया गया था, तो 1993 में दिया गया था नोबेल प्राइज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज नेल्सन मंडेला लिगेसी, नेल्सन मंडेला की क्या लिगेसी रही, तो नेल्सन मंडेला लिगेसी इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग द फाइट ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राइट ए लेटर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 15 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है 50 वर्ड में। पहला है क्या है, योर स्कूल टू रिक्वेस्ट एडिशनल लाइब्रेरी, यानी स्कूल में जो है एडिशनल लाइब्रेरी की आवश्यकता है, उसके लिए लिखना है प्रिंसिपल के पास। फिर नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्टिंग परमिशन टू कंडक्ट स्टडी ट्रिप फॉर योर क्लास, यानी स्टडी ट्रिप के लिए, यानी अपने क्लास का जो स्टडी ट्रिप है उसको कंडक्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट परमिशन जो है आप लिखिए, किसके पास, प्रिंसिपल के पास लेटर लिखिए। ठीक है, ये भी आपको है। फिर देखिए साथ में हम सब देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर, आप देख सकते हैं थर्ड नंबर क्या कर रहा है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी पौधों को जब प्लांट किया जाता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और रोड सेफ्टी। ठीक है, इन 3 चीजों पर पूछा गया 100 वर्ड में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये हमारा जो एक्टिव से पैसिव वॉइस है, इसको भी चेंज करने का हो सकता है, मैं भी दे दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब तैयार रखना। ठीक है, एक्टिव से पैसिव है। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन जो है सी है, सेक्शन सी में क्या है, हिंदी है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कहां से, तो लेटर से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेटर, फिर उसके बाद देखेंगे लेटर में 2 हमारा लेटर है। फिर उसके बाद हमारा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, ग्लोबल वार्मिंग और रोड सेफ्टी। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये हम जो देखेंगे ना हिंदी बायलॉन्गियल देखेंगे। ठीक है, यानी हिंदी में भी हम देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। ठीक है, ताकि अगर मान लें कि इंग्लिश में पूछा गया हिंदी में पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर हमारा 20 नंबर का जो है शिक्षा का महत्व, विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं लेटर। तो देखिए लेटर कैसे लिखना है, तो लेटर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के पास लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखिए और सिटी लिखिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद जो हम एक पैराग्राफ छोड़कर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, कुछ भी हो सकती है प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एडिशनल बुक्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोवाइड कीजिए एडिशनल बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, एडिशनल बुक्स जो है प्रोवाइड कीजिए कहाँ पे, स्कूल लाइब्रेरी में, ये स्पेशली इन साइंस एंड लिटरेचर सेक्शन। और स्पेशल में कौन कौन सा बुक, तो जो भी बुक की कमी होगी वो उसको लिखना है, ये स्पेशली इन साइंस और लिटरेचर सेक्शन की बुक चाहिए हमें। इट विल हेल्प अस इम्प्रूव आवर नॉलेज, और ये हमें क्या करता है, मदद करता है नॉलेज को बढ़ाने में, गेन करने में, एंड सपोर्ट एकेडमिक ग्रोथ। ठीक है, अब उसके बाद हमें लिख देना है लास्ट में क्या है, थैंक यू योर ओबेडिएंटली, आज्ञाकारी छात्र, स्टूडेंट नेम, क्लास और डेट लिख देना है। ठीक है, चलिए अब वहीं पे हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो यही सेम चीज लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, आपका स्कूल का नाम, शहर का नाम। फिर उसके बाद विषय क्या है, स्कूल में अतिरिक्त पुस्तकालय पुस्तकों की मांग हेतु। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और साहित्य की अधिक पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए, इससे हमारी पढ़ाई में सहायता मिलेगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। बस शॉर्ट टर्म में लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, कक्षा, ये सब लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा था जिसमें सब्जेक्ट हमारा हमने देखा था कि नेक्स्ट में हमारा क्या सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट था, हम बात करें तो परमिशन टू कंडक्ट अ स्टडी ट्रिप। ठीक है, एक परमिशन चाहिए था स्टडी ट्रिप के लिए, तो यहाँ लिखना है टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम सिटी, सब्जेक्ट वो लिखना है रिस्पेक्टेड सर मैडम आई रिक्वेस्ट योर
क्या, योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ स्टडी ट्रिप फॉर टू क्लास टू ट्रिप का लोकेशन दे दीजिए कि हम राजगीर जाना चाहते हैं, पटना जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक है। आई विल बी एजुकेशनल एंड बेनिफिशियल फॉर आवर प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। काइंडली ग्रांट अप्रूवल फॉर द सेम, ठीक है। और फिर उसके बाद वही थैंक यू, योर ओबीडियंटली, ठीक है, योर नेम, क्लास, फिर उसके बाद इंसर्ट ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखना होगा तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, महोदय आपके स्कूल का नाम, विषय लिखना है कक्षा के लिए शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति हेतु, ठीक है। महोदया सविनय निवेदन है कि हमारी कक्षा के लिए स्थान, मतलब जो भी स्थान है वहां जाना चाहते हैं, वैशाली, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय तक एक जो है शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने की अनुमति प्रदान करें, हमारे ज्ञानवर्धक के लिए उपयोगी होगा और कृपया अनुमति देने का कृपया करें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ धन्यवाद लिख देना, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका नाम, कक्षा, दिनांक डाल देना, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो था वो ऐसे था, ठीक है। ऐसे में हमारा क्या था, ट्री प्लांटेशन, ठीक है, उस पे लिखना था। तो देखिए मतलब तो कुछ नहीं ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन पर, हम सभी जानते हैं कि ट्री प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट एंड लाइफ। जीवन के अगर हम बात करें और वातावरण की अगर हम बात की, एनवायरमेंट की, तो ट्री प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीज गिव्स अस क्लीन एंड एयर टू ब्रीथ एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो हम लोगों को जो है शुद्ध वायु और सांस लेने और पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। दे प्रोवाइड शेड, वो उसकी जब वो छाया जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर टू बर्ड्स, यानी बच्चों के लिए जो है रहने का जो है घर वो प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल्स के लिए भी। ट्रीज ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन एंड कीपिंग द टेम्परेचर कूल, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं हमेशा मदद करते हैं बारिशों में, ठीक है, और टेम्परेचर को ठंडे रखने में, ठीक है। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल, ठीक है, इनकी जो जड़ें होती है वो सॉइल को क्या कर रखती है, मिट्टी को जो है बांधे रखती है। स्टॉप इट फ्रॉम वॉशिंग अवे, ठीक है, ताकि जो है ये वॉशिंग अवे ना हो। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन हेल्प फाइट क्लाइमेट, प्लानिंग जितना प्लांटिंग हम करेंगे पेड़ पौधे को उतना ही हमें क्लाइमेट चेंज से हेल्प करेगा। एंड मेक द अर्थ ग्रीन एंड हेल्थी, और हमारा पृथ्वी जो रहेगा हरा भरा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। वी मस्ट प्लांट ट्री एंड टेक केयर द देम रेगुलरली, हमें जो है जरूर से जरूर प्लांट पौधे को जो है प्लांट करना चाहिए और टेक केयर ऑफ देम रेगुलरली, उनको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इफ वी सेव ट्री टुडे, अगर हम आज पौधे को सेव करते हैं तो दे विल सेव अस इन द फ्यूचर, तब हमें वो क्या करेगा, फ्यूचर में सेव करेगा। ए ग्रीन वर्ल्ड इज अ बेटर वर्ल्ड टू फॉर ऑल, क्योंकि हरा भरा संसार क्या होगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए हिंदी में भी हमने इसको किया है। हिंदी में क्या है, वृक्षारोपण हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ हमें अच्छे स्वास्थ्य देते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। वे हमें छाया, फल, लकड़ी, पक्षियों और जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ वर्षा लाने और तापमान को ठंडा रखने में मदद करता है। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधकर उसे बहने से रोकती है। अधिक पेड़ लगाने से जलवायु परिवर्तन से भी बचाव होता है और धरती हरी भरी सुंदर बनी रहती है। हमें पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम आज पेड़ बचाएंगे तो पेड़ भविष्य में हमें बचाएगा। हरा भरा संसार ही सुंदर संसार हो गया। फिर हमारा था नेक्स्ट ग्लोबल वार्मिंग पे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे था, इसको भी हम देख लेते। ग्लोबल वार्मिंग पे जो था, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग मींस द राइज इन अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। इट हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ये जब होता है, ये कब होता है, ये मेन इसका रीजन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से, ठीक है, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्री, और पेड़ों को काटने से। व्हेन वी बर्न फ्यूल्स इन कार्स, जब हम कारों में जो है फ्यूल को जलाते हैं, फैक्ट्रीज में, एंड होम्स, घर में भी, तो हार्मफुल गैसेज, उससे जो है हार्मफुल गैस निकलता है इन द एयर, ठीक है, और इनटू द एयर, और कहाँ जाता है, वायु में चला जाता है। दिस गैस ट्रैप हीट, और ये जो गैसें हैं वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। मेक द अर्थ हॉटर, और अर्थ को क्या बनाते हैं, हॉटर बनाते हैं। एज अ रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आज द पोलर रीजन्स मेल्ट, और जो पोलर रीजन पे जो बर्फ है वो क्या है, मेल्ट करते हैं, पिघलते हैं। एंड सी लेवल्स राइज, और समुद्र जो का हिस्सा वो क्या होता है, बढ़ेगा। दिस कैन कॉज फ्लोड, जिसके कारण जो है क्या फ्लोड आ सकती है, ड्रफ्ट आ सकते हैं। एंड चेंज इन वेदर, और वेदर में क्या होगा, बदलाव आएगी। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो हार्म्स एनिमल्स, और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो एनिमल्स को क्या करता है, हार्म्स करता है, एंड प्लांट्स को भी, ठीक है। टू स्टॉप इट वी शुड प्लांट मोर ट्री, हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को जो है ज्यादा प्लांट करना चाहिए।
प्लास्टिक को कम यूज करना चाहिए एंड सेफ एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी को बचाना चाहिए। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड कीप इट, ठीक है, सभी को जो है जरूरी है कि हम लोग एक साथ काम करें प्लैनेट को बचाने में, प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड कीप इट सेफ, और इसे सेफ रखने में, फॉर फ्यूचर जनरेशन। किसके लिए भाई? तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हिंदी में भी हम देख लेते हैं। हिंदी में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का तापमान बढ़ना। यह मुख्य रूप से प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण होता है। जब हम कार, फैक्ट्री और घरों में ईंधन जलाते हैं तो हानिकारक गैसें हवा में आती है, और ये गैसें धरती को गर्मी को रोक लेती है, जिससे तापमान बढ़ता है और इसके कारण बर्फ पिघलती है। समुद्र का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़, सूखा जैसी समस्या आती है। ग्लोबल वार्मिंग से जानवरों और पेड़ों को भी नुकसान होता है, और इसे रोकने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और बिजली बचानी चाहिए। सभी को मिलकर पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा था रोड सेफ्टी पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखिए रोड सेफ्टी मीन्स फॉलोइंग रूल्स टू स्टे सेफ ऑन द रोड, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी रोड सेफ्टी क्या होता है? तो रोड सेफ्टी का मतलब ही होता है कि जो भी रूल है रोड के प्रति, स्टे सेफ ऑन द रोड, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइवर के लिए, पैसेंजर के लिए, एंड पीपुल वॉकिंग ऑन द रोड, और जो लोग मतलब वॉक करते हैं रोड पे उनके लिए। वी शुड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, हम सभी को जो है हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए इन कार, ठीक है। हेलमेट्स विल राइडिंग, और हेलमेट का भी यूज करना चाहिए। राइडिंग, दो चक्के वाले जो होते हैं, टू व्हीलर्स वाले राइडिंग करते हैं तो उन्हें हेलमेट पहनना चाहिए। पीपुल शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, और लोगों को जो है जेब्रा क्रॉसिंग जब रहेगा तभी जो है रोड क्रॉस करना चाहिए। एंड फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, और ट्रैफिक लाइट को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग यानी ज्यादा स्पीड में, यूजिंग मोबाइल फोन्स, गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज नहीं करना है। व्हील ड्राइविंग, ठीक है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना है। कैन कॉज एक्सीडेंट, ये सब क्या करता है? एक्सीडेंट हो सकता है अगर तोड़ते हैं तो। चिल्ड्रन शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हिल वॉकिंग ऑन साइकिलिंग, ठीक है, और बच्चों को तो खास करके ध्यान रखना चाहिए साइकिल चलाते समय। रोड साइंस हेल्प अस नोन वेयर टू गो, ठीक है, रोड साइंस जो होते हैं हमें मदद करते हैं कहाँ जाना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। सो वी मस्ट ओबे देम, ठीक है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, बाय बीइंग केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। वी कैन सेव लाइफ एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? जीवन को बचाएंगे और एक्सीडेंट की कमी आएगी, दुर्घटना को भी रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा का मतलब है सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए नियमों का पालन करना। यह ड्राइवर, यात्री और पैदल चलने वाले सभी के लिए जरूरी है। कार में हमेशा सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। तेज रफ्तार मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाना और नियम तोड़ना हादसों का कारण बनता है। बच्चों को सड़क पर चलते समय खास सावधानी रखनी चाहिए। सड़क पर लगे संकेत हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनका पालन करना चाहिए। सतर्क रहकर हमें दुर्घटना से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने जो है रोड सेफ्टी पे भी देख लिया, ठीक है। फोर्थ हमारा है टॉपिक नंबर, फोर्थ जो हमारा था वो क्या है हमारा? तो एक्टिव से पैसिव में बदलना था। किससे बदलना था? एक्टिव टू पैसिव में बदलना था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन है बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व, ठीक है। एक्टिव से पैसिव में बदलना भी आपको आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? नंबर छूट सकता है। कि नरेशन भी आपको अगर नॉलेज है तो ठीक है, ठीक है। तो बाय हुम लिखा हुआ है तो हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, पहला का हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? द पैकेज वाज डिलीवर्ड बाय द कुरियर टू द रिसिपिएंट्स डोर स्टॉप। तो द पैकेज वाज जो है डिलीवर्ड बाय द कुरियर टू द रिसीवर डोर स्टॉप। इसको पैसिव में तो एक्टिव में बदलेंगे। द कुरियर डिलीवर्ड द पैकेज टू द रिसिपिएंट डोर स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, ठीक है। तो इसको एक्टिव में कैसे बदलेंगे? तो देखिए बदलना है वाज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय द कंपनी लास्ट मंथ, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कुछ भी दे सकता है, आपको समझना है, वहां पे बदलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी किल्ड द कॉकरोच, इसको पैसिव में बदलना है सी किल्ड द कॉकरोच, ठीक है। द कॉकरोच वाज किल्ड बाय हर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ द डांस कंपटीशन बी अनाउंस्ड, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
तो इसको हमें बदलना पड़ेगा एक्टिव में। तो व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द डांस कंपटीशन। अब यहाँ देखिए सेक्शन सी में क्या है हमारा, हिंदी है, ठीक है। और हिंदी में सबसे पहला है अपनी बहन के पास लिखना है एक लेटर, ठीक है, अपनी बहन की शादी पर अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए। और फिर उसके बाद है 1.5 शब्दों में निबंध लिखना है, जैसे में शिक्षा का महत्व पर और विद्यार्थी और देश पे लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नीचे जो है 3rd नंबर है मुहावरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वही, यहाँ पे देखिए सड़क सुरक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे देखिए बहन के पास अपने लेटर जो है इंग्लिश में लिख दिया है, आपको हिंदी समझ सकते हैं, ठीक है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ वही होगा टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम, ठीक है, हिंदी में लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है, महोदय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है, शादी में सिस्टर की शादी में जो छुट्टी के लिए पत्र। फिर यहाँ लास्ट में लिखना है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम फलना डेट, माई सिस्टर वेटिंग टू शेड्यूल फॉर डेट, इतना तक के है, ठीक है। आई वुड लाइक टू बी विथ माई फैमिली टू सेलिब्रेट, और मैं मतलब उनको इन्वाइट भी कर दीजिएगा, दिस स्पेशल ओकेजन, आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर अप्रूवल, हो गया। फिर उसके बाद थैंक यू योर फेथफुली योर नेम क्लास और डेट, ये लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या था, विद्यार्थी और देश पे क्या था हमारा, छोटा सा एसे था, लिखना था। तो देखिए एसे हम लिख देते हैं, ठीक है, हमने एसे यहाँ पे जो है कर रखा है। तो देखिए विद्यार्थी किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है, उनका शिक्षा और व्यक्तिगत निर्माण ही देश के समग्र विकास का आधार बनता है। विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेवारी शिक्षा प्रणाली पर होती है, और वे जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। एक विद्यार्थी जब अपने ज्ञान, कौशल और कड़ी मेहनत के आधार पर अपने देश की सेवा करता है तो वह देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विज्ञान, कला, खेल और तकनीक क्षेत्रों में नवाचार करने वाले विद्यार्थी राष्ट्र के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आज के विद्यार्थी कल के नेता, वैज्ञानिक, शिक्षण और उद्योगपति बनेंगे, जो अपने देश को समृद्ध और सशक्त बनाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों का योगदान देश के लिए अनमोल होता है। यदि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती है तो वह अपने देश को महान बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एंड द नेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट एंड द नेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, ठीक है, किसी भी नेशन, किसी भी राष्ट्र के लिए स्टूडेंट क्या है भाई, विद्यार्थी जो होता है भविष्य होता है। देयर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री ओवरऑल प्रोग्रेस, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू शेप देम इनटू गुड सिटीजन्स। When students receive quality education, they are capable of bringing positive change to society. A student, through their knowledge, skills, and hard work, can contribute significantly to the development of a nation. Students who innovate in fields like science, arts, sports, and technology play a key role in the national progress. ठीक है, today's students will become tomorrow leaders, scientists, teachers. आज के जो स्टूडेंट है कल क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर बनेंगे एंड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, who will help make their country prosperous and strong. Therefore, the contribution of a student to the nation is invaluable. With the right guidance and motivation, students can make their country great. ठीक है, चलिए यहाँ पे शिक्षा का महत्व पे था हमारा 2nd नंबर का, उसे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, और यह न केवल विस्तार करती है बल्कि व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा और अंधकारमय होता है। और अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक रहता है। शिक्षा ने सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, जिससे व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, और यह हमें आत्मनिर्भर बनाती है और देश के प्रगति में योगदान करने की प्रेरणा देती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में शिक्षा सफलता की कुंजी बन चुकी है। इसके माध्यम से सामाजिक बुराइयों को मिटाया जा सकता है और एक सशक्त, समृद्ध और समाज का निर्माण किया जा सकता है। और अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का अधिकार और उसका सही उपयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे अगर इंग्लिश में आ जाए तो इंग्लिश में भी यहाँ पे हमने देख लिया है, लिख लेंगे। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. It is not only expand knowledge but also shapes a person character and personality. Without education, life remains incomplete and full of darkness. An educated person earns respect in the society and becomes aware of their rights and responsibility. Education develops the ability to think and understand, helping individual make the right decision. It makes us self-reliant and inspire us contribute to the progress of the nation.
In today's competition world, education has become the key to success. Through education, social evils can be eradicated and a strong and prosperous society can be built. Therefore, the right to education, its proper use are essential for every individual. तो यहाँ हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया. हमारा तो लास्ट में जो था मुहावरा था, ठीक है, उसको मुहावरे को हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा है, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बनाकर जो है वाक्य बनाना है. ठीक है, तो देखिए ईद का चांद होना क्या होता है. ठीक है, ईद का चांद होना, कोई हम कहते हैं ना कि तुम तो यार ईद के चांद हो गए, यानी ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे समझना है. ईद का चांद होना करने का मतलब क्या है, वो कभी कभी दिखाई ही नहीं देता है. ठीक है, मुश्किल से वो दिखाई देगा. ठीक है, तो ये तो हमें पता है. सिर पर हाथ रखना क्या होता है, सिर पर हाथ रखना मतलब क्या होता है, संकट में सहायता करना. ठीक है, ईद का चांद मतलब क्या होता है, ईद का चांद. ईद का चांद हमेशा दिखाई देता है नहीं, उसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. तो कहते हैं ना कि हाँ आप तो ईद का चांद हो गए. ठीक है, सिर पर हाथ रखना क्या होता है, सिर पर हाथ रखना मतलब किसी से की संकट स्थिति में हम किसी की हेल्प करते हैं तब सिर पर मतलब संकट में सहायता देना, यानी मुश्किल समय में गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिट्टी में मिलाना. मिट्टी में मिलाना आप समझ जानते हैं कि नष्ट करना होता है. मिट्टी में मिलाना मतलब क्या हो जाएगा, मतलब नष्ट करना, उसकी लापरवाही से हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खेल खिलाड़ी. खेल खिलाड़ी रहना, खेल खिलाड़ी रहना. ठीक है, खेल खिलाड़ी का मतलब होता है ना किसी काम को हल्के में लेना. खेल खिलाड़ी का मतलब किसी काम को हल्के में लेना. ठीक है, तो व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा. चलिए इन सबका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. नेक्स्ट हमारा है नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी बताना है. जैसे पृथ्वी का समानार्थी, तो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरती कहते हैं. ठीक है, फिर मिद्रा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, अवनी कहते हैं. मित्र को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना है मित्र को दोस्त, सखा, बंधु, साथी कहते हैं. शत्रु को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना कि दुश्मन है, विरोधी है, वैरी है, अरि है. ठीक है, साहस हम सभी जानते हैं जो नीडर है, वीरता है, हिम्मत है, धैर्य है, पराक्रम है. और जंगल को हम जानते हैं वन, जंगल हो गया, अरण्य हो गया, कानन हो गया, विपिन हो गया. ठीक है, सेक्शन डी जो हमारा है वो है जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से. तो हम सभी जानते हैं कि धारा 370 का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या था, तो जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन था. किस अनुच्छेद में विधान परिषद का संबंध है, तो अनुच्छेद 169 याद रखना है, अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169. ठीक है, इसमें जो है क्या है, विधान परिषद का उल्लेख है. नेक्स्ट हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का आधार वर्णित है, तो जीवन का आधार जो वर्णित है अनुच्छेद 81 में. ठीक है, अनुच्छेद 81 में. नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का संविधान दिवस हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है. ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी. ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये देहरादून में है. भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, देहरादून में है भाई. ये भी पता है आपको कि देहरादून में है. नेक्स्ट हमारा कि सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो सार्वजनिक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 315 है, आर्टिकल 315. नेक्स्ट है कि भारत ने 2024 में पहली बार कौन सा डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो याद रखना है कि ई रुपया जो डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया था. ठीक है, ई रुपया. नेक्स्ट है क्वेश्चन की 2024 में भारत का पहला सोलर सिटी कौन घोषित हुआ था, तो सोलर सिटी घोषित हुआ था कोच्चि. कौन था, कोच्चि, कोच्चि. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुनिया का पहला जो है क्या है, रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है, रीयूजेबल रॉकेट. ठीक है, जिसका हम रीयूजेबल कर सकते हैं, तो वो था स्पेसएक्स का फाल्कन 9. ठीक है, क्या था, फाल्कन 9. नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा है, तो वो है गोवा, और सबसे बड़ा है राजस्थान. ठीक है, ये ध्यान रखना. भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो महाभियोग कहा जाता है, महाभियोग. ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में मुद्रास्फीति का माप किस सूचकांक से की जाती है? तो सीपीआई से की जाती है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से की जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।